मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे निबंध रचना के बारे में। ठीक है, तो भाषा व्याकरण की क्लास में आज हम निबंध रचना जानेंगे। निबंध का अर्थ थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर लिखित रूप में अपने विचार प्रकट करने को निबंध कहते हैं। ठीक, निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। चींटी से लेकर स्पुतनिक तक किसी भी विषय पर निबंध लिखे जा सकते हैं। ठीक है, निबंध का प्रारंभ। निबंध का प्रारंभ ऐसे ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ने वाले की उत्सुकता बढ़े और पाठक उसे पूरा पढ़ने को तैयार हो जाए। मौलिकता, सरसता तथा विचार पूर्णता निबंध के आवश्यक गुण हैं। साधन, पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन निबंध लेखन का अचूक साधन है। अध्यापन जितना ही अधिक किया जाएगा उतना ही विषयों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। इससे निबंध लेखन में काफी सहयोग मिलेगा। अब निबंध के अंग हम देख लेंगे। निबंध कितने तरह कैसे लिखे जाते हैं, उसके अंग। निबंध के 3 अंग हैं। पहला तो है प्रस्तावना, दूसरा है प्रसार और तीसरा है उपसंहार। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें लेखक यह बता देना चाहता है कि वह विषय के संबंध में क्या कहना चाहता है और वह किस प्रकार से और किस ढंग से कहेगा। ठीक, प्रसार में इसमें निबंध का कलेवर या शरीर रहता है, यानी कि उसका पूर्ण परिचय रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत अंग होता है। इसमें निबंध लेखक को विषय के संबंध में अपना पूरा ज्ञान संक्षेप में तथा मनोरंजक शैली में लिखना होता है। अब है उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग है। इसमें निबंध के आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस स्थल पर निबंध का सिंहावलोकन भी किया जाता है। अब निबंध के प्रकार, कितने कितने प्रकार के निबंध होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है वर्णनात्मक, आख्यानात्मक, विचारात्मक। अब वर्णनात्मक हम देख लेंगे। वर्णनात्मक निबंध में किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें प्रमाण आदि नहीं दिए जाते, केवल वर्ण विषय का यथार्थ चित्रण किया जाता है। ठीक है, अब देख लेंगे हम आख्यानात्मक। इस प्रकार का निबंध किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है। आख्यानात्मक निबंध में व्यक्ति का शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिचय ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है और उसके गुण दोषों का संक्षिप्त परिचय भी दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है विचारात्मक। विचारात्मक निबंध से में किसी विचार अथवा भाव को लेकर निबंध की रचना की जाती है। दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंध रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भावना प्रधान तथा दूसरा होता है तर्क प्रधान। अब हम आइए देखते हैं भावना प्रधान क्या है। इसमें अपने मन की भावनाओं में बहता हुआ लेखक भावुक शैली में अपनी बात कहता है। ठीक है, भावुक शैली यह है भावनात्मक। ठीक है, तो भावुक शैली में अपना बात कहता है। वह अपने भाव को सही मानते हुए जो कुछ मन में आए उसी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है। ठीक है, लेकिन ठीक उसका उल्टा क्या होता है? तर्क प्रधान निबंध। तर्क प्रधान निबंध में विचार को तर्क अथवा प्रमाणों के आधार पर, ठीक है, इसमें प्रमाण को आधार माना जाता है, प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी इसी विचार का विश्लेषण या विवेचन किया जाता है। इसमें किसी भाव विचार पर वाद विवाद भी प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के निबंध के अंतर्गत किसी वस्तु, विषय या रचना की आलोचना या प्रत्यालोचना भी की जाती है। उदाहरण के लिए, अब ये तो नियम हो गए आपके निबंध लिखने के। उदाहरण के लिए एक मैं आपको निबंध लिख के बताती हूँ।
आदर्श टीचर, आप जो भी आपके टीचर हों आदर्श, उनका आप नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ अपने टीचर श्री गणेश जी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए आदर्श टीचर के बारे में हम निबंध लिखते हैं। पहले लिखेंगे प्रस्तावना। सभी व्यवसायों में शिक्षण के व्यवसाय और शिक्षक की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, व्यवसाय में शिक्षण का व्यवसाय और नौकरी में शिक्षक, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य में तो गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। वस्तुतः विद्यार्थियों का वांछित विकास, उनकी भावी दिशा और दशा तथा समाज के भावी स्वरूप को निश्चित करने में शिक्षकों का अमूल्य योगदान रहता है। इस दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय में कुछ न कुछ आदर्श शिक्षक होते हैं। अब वेशभूषा एवं योग्यताएं, अपने टीचर का जो वेशभूषा है और योग्यता है उसको हम दिखाएंगे। श्री गणेश जी सादा जीवन उच्च विचार में आस्था रखने वाले शिक्षकों में से एक हैं। वे सदैव धोती, कुर्ता और चप्पल पहनते हैं। उनके वस्त्र स्वच्छ और प्रेस किए हुए रहते हैं। वे हिंदी में एमए और पीएचडी हैं। साहित्य लेखन में उनकी विशेष रुचि है। उनकी कई श्रेष्ठ पुस्तकें और 2 काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रमुख गुण, अब हम उनके गुण के बारे में बताएंगे। दूसरों के प्रति दया, सहयोग, प्रेम एवं सहानुभूति का भाव रखना, निर्धनों की सहायता करना, पथभ्रष्ट लोगों को सही दिशा की ओर प्रेरित करना, नियमितता, समयबद्धता, परिश्रम पूर्वक अध्ययन करना, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा आदि उनके उल्लेखनीय गुण हैं। अब विद्यालय संबंधी उस टीचर का क्या कर्तव्य होता है उसको हम देख लेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों में लेखन की प्रतिभा को विकसित करना, अतिरिक्त समय देकर छात्रों को ज्ञानार्जन करवाना, विद्यालय पत्रिका का संपादन और विभिन्न विद्यालयीय कार्यक्रमों का संचालन करना उनकी विद्यालय संबंधी प्रमुख सेवाएं हैं। अब उपसंहार। श्री गणेश सर न केवल विद्यालय में बल्कि विद्यालय से बाहर भी एक आदर्श और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मधुर वाणी, शांत स्वभाव, अनुकरणीय आचरण और शिक्षण व्यवसाय के प्रति आस्था और कर्मठता के भाव मुझे आजीवन प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। ये तो रहे मेरे सर श्री गणेश सर। अब आप भी अपने सर पे जो भी आपके प्रिय सर हों उस पे आप निबंध लिखिएगा, और अगले वीडियो में मैं कुछ किसी और भी सब्जेक्ट पे निबंध लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।